हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाओं के बारे में और जानेंगे कि बिहार ने नई अभी हाल ही में कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। ये सभी योजनाएं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो 7 निश्चय जो बिहार सरकार ने 2015 से शुरू किए थे और अब उसका तीसरा चरण बिहार में लागू है। 7 निश्चय योजना 3.0 के रूप में, जिसकी समयावधि 2025 से 2030 निर्धारित की गई है। आज के सेशन में हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने 2015 में विकसित बिहार के संकल्प को शुरू करते हुए 7 निश्चय प्रोग्राम को लागू करने की बात कही थी और ये 7 निश्चय प्रोग्राम 5-5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं योजनाओं, इन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं के संदर्भ में बिहार सरकार के लक्ष्य पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे बीपीएससी और जेपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यही आपके लिए सबसे सही समय है, क्योंकि दृष्टि आईएएस लेकर आया है न्यू सेशन सेल, जो कि 10 से 13 जून तक ही रहेगा और जिसमें पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट मिल रही है। ये छूट आप कैसे ले सकते हैं? कॉल कर रहे हैं 87501 पर और 50% तक की इस छूट का ऑफर लीजिए, लाभ लीजिए। ध्यान रखें, आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। पीसीएस सेक्शन में जाइएगा और वहां पर जिस भी पीसीएस कोर्स को आपको लेना है 50% की छूट के साथ आप इसका फायदा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार सरकार के इन 7 निश्चय प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा में शामिल किया कि 2015 में जब बिहार सरकार ने ये विजन निर्धारित किया कि उसको विकास करना है, कि उसे बिहार का विकास करना है, बिहार के डेवलपमेंट, और सभी डेवलपमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी हर एक वर्ग को इस डेवलपमेंट में, इस विकास में शामिल करना, यानी समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए बिहार का विकास करना। और इसी को लेकर विकसित बिहार की संकल्पना को बिहार सरकार ने 2015 में प्रस्तुत करते हुए 7 निश्चय 2015 से 20 लागू किया था, जिन्हें 7 निश्चय 1 कहा जाता है या 7 निश्चय प्रोग्राम या 7 निश्चय योजनाएं कहा जाता है। ये इनकी अवधि क्या थी? 2015 से 2020। फिर बिहार सरकार 2020 से 2025 के लिए लेकर आती है 7 निश्चय 2.0। तो 7 निश्चय ये 1 है, 7 निश्चय 2.0 2020 से 25 की अवधि के लिए है और 7 निश्चय 2.3 2025 से 30 की अवधि के लिए अभी बिहार सरकार ने लागू किया है। तो इसे क्या कहा जा रहा है? 7 निश्चय योजनाएं 3.0। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि 7 निश्चय जो पहला योजना लाई गई थी, 7 निश्चय, जिसमें 7 कुछ निश्चय निर्धारित किए थे बिहार सरकार ने, उनके अंतर्गत कुछ योजनाओं को शामिल किया गया था ताकि बिहार के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सके, बिहार को विकसित किया जा सके। तो 2015 में जो 7 निश्चय लाए गए थे उसमें सबसे पहले था आर्थिक हल, युवाओं को बल। क्या था? आर्थिक हल युवाओं को बल। ठीक है, दूसरा 7 निश्चय था, देखो इसमें आर्थिक हल के माध्यम से युवाओं को सबल बनाने की बात की गई थी और उनके लिए युवाओं को लेकर कई योजनाएं बिहार सरकार ने लागू की थी। दूसरा था हर घर बिजली। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, हर एक वर्ग का उत्थान करके बिहार को विकसित करना बिहार सरकार के इन 7 निश्चयों में शामिल है। तो हर वर्ग को इन 7 निश्चयों में शामिल करके उनके विकास को भी ध्यान देना बिहार सरकार का 7 निश्चय का प्रमुख लक्ष्य हो गया था। तो आरक्षित रोजगार और महिलाओं को अधिकार, ये दूसरा विजन था। आरक्षित रोजगार, और केवल एक ही वर्ग के लिए नहीं, इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बढ़े, महिलाओं को भी सशक्त किया जा सके, ये इनके दूसरे निश्चय में शामिल था, महिलाओं को अधिकार। तीसरा था हर घर बिजली लगातार। आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज बिजली, ऊर्जा से चल रही है। ऐसे में अगर आपके किसी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो वहां का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो बिहार ने 2015 में तीसरा 7 निश्चय शामिल किया था, हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली लगातार। ठीक है, बिजली ही नहीं, चौथे 7 निश्चय में बिहार सरकार ने शामिल किया था हर घर नल का जल। ठीक है, क्या था? हर घर नल का जल, यानी जल आपूर्ति सुनिश्चित करना बिहार सरकार की यहां 7 निश्चय में एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं लक्ष्य था। हर घर नल के जल के बाद हर घर पक्की गली, हर घर
पक्की गली और नाली, पक्की गली और नाली, इनको भी देखिए क्या है, नाली जब खुली होती है उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, और कुछ ऐसे भी दूर दराज क्षेत्र होते हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं होती, तो कनेक्टिविटी ना होने से वो लोग पिछड़ जाते हैं। हर वर्ग को समावेशित करने के लिए जरूरी क्या है कि उनको कनेक्टिविटी उन तक स्थापित की जाए, और इसी को लेकर बिहार सरकार ने हर घर, ही आप कह सकते हैं घर तक पक्की गली नाली शुरू करने की बात कही। घर तक पक्की गली और नाली को कंसेप्ट को इसमें 7 निश्चय में शामिल किया। फिर शौचालय निर्माण घर का सम्मान, तो जो छठा 7 निश्चय था उसमें शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और 7वां 7 निश्चय था अवसर बढ़े आगे पढ़ें। ठीक है, ये 7 निश्चय थे। 2015 से 20 को लेकर बिहार सरकार ने लगातार इन पर काम किया। फिर 2020-2025 की अवधि के लिए बिहार सरकार ने 7 निश्चय निर्धारित किए, जिसमें पहला था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो फिर से युवा के कंसेप्ट को शामिल किया। तो युवा शक्ति, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे ही राज्य के उत्थान में भी युवाओं की भूमिका है। अगर युवा पढ़ेंगे, सशक्त बनेंगे, रोजगार प्राप्त होगा, तो ये राज्य के विकास के लिए जरूरी है। ऐसे में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यह पहला 7 निश्चय था। दूसरा था सशक्त महिला सक्षम महिला, तो सबकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए महिला के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर जो दूसरा 7 निश्चय निर्धारित किया गया वो सशक्त महिला सक्षम महिला को लेकर, और इसे लेकर कई योजनाएं बिहार सरकार ने चलाई है। आरक्षण को लेकर भी महिलाओं के बिहार सरकार ने इसके भीतर शामिल किया है। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, तीसरा हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। बिहार सरकार ने इसके भीतर कई योजनाएं भी चलाई है। अगला था स्वच्छ शहर विकसित शहर, आप जानते ही हैं। अब हम विकसित से आगे कंसेप्ट में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम गांवों और शहरों, देखिए अगर हम शहरों के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं तो जरूरी क्या है कि उन्हें हमें विकसित करना होगा। तो सबसे पहले शहर से पहले हमें किसे विकसित करना होगा? गांव को। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सबसे पहले स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और फिर उसके बाद हम कहां आएंगे? शहरों की तरफ। तो हम किसकी तरफ आएंगे? स्वस्थ शहरों की तरफ। फिर हम किस पर ध्यान देंगे? गांव के बाद स्वच्छ शहर और विकसित शहरों पर। फिर हम आएंगे सुलभ संपर्कता। जरूरी क्या है? हर एक क्षेत्र से हमारी संपर्कता सुनिश्चित हो सके। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2020 से 25 में संपर्कता, सुलभ संपर्कता को बहुत ध्यान में रखा, ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे पर्यटन हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन केवल कनेक्टिविटी की कमी की वजह से, केवल संपर्क स्थापित ना हो पाने की वजह से आज भी वो स्थान पिछड़े हुए हैं। तो उन स्थानों को आगे लाने के लिए कई ऐसे केंद्र हैं जो स्पेसिफिकली नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेल के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाना बिहार सरकार का छठवां 2020 से 25 के बीच में 7 निश्चय में शामिल था। फिर अंतिम था सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। क्या था? सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। अब जरूरी क्या है कि जो भी नागरिक निवास कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी, कोई भी हो, राज्य के नागरिक, पशु पक्षी, सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 7वां जो हमारा, आप कह सकते हैं, 7 निश्चय शुरू हुआ, वो था सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं। और 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2, इन दोनों की अपार सफलता के बाद बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3.0 योजना की शुरुआत की, जिसकी समयावधि क्या है? 2025 से 2030। और चूंकि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से 7 निश्चय 3 बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हम 7 निश्चय 3.0 पर विशेष बल देते हुए इसे आगे पढ़ेंगे, आगे समझने की कोशिश हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? 7 निश्चय 3.0 के बारे में, जिसका मुख्य कंसेप्ट क्या है? आत्मनिर्भर बिहार बनाना। तो जैसे शुरुआत हुई थी कहां से? विकसित बिहार के कंसेप्ट से। इसी विकसित बिहार के कंसेप्ट को आगे ले जाते हुए अब हम आत्मनिर्भर बिहार के संदर्भ में 7 निश्चय योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसकी समयावधि 2025 से 30 के बीच में है। ध्यान रखिएगा, 16 नवंबर 2025 को बिहार कैबिनेट के द्वारा 7 निश्चय 3.0 की शुरुआत हुई, 7 निश्चय योजनाओं की शुरुआत हुई। इन 7 निश्चय में क्या क्या शामिल है, आज के सेशन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए कि 7 निश्चय 3 योजना, जिसकी अवधि 2025 से 30 है, ये क्यों लाई गई? इसका लक्ष्य क्या है? बिहार सरकार क्या चाहती है इस संदर्भ में? बिहार सरकार चाहती है न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना, यानी बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर अब बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में
शामिल हो जाए। और इसे ध्यान में रखते हुए ये 7 निश्चय 3.0 योजनाएं शुरू की जा रही हैं, की गई हैं बिहार में। आगे इन्हें और भी विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, यह योजना मुख्य रूप से आय, रोजगार सृजन, उद्योग, उच्च शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, मजबूत बुनियादी ढांचे और ईज ऑफ लिविंग इस पर केंद्रित है, इस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कौन सी योजना है। सबसे पहले 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय। देखिए बहुत महत्वपूर्ण जो योजना है, हमने उसे इन्हें शामिल किया है। जिसका लक्ष्य क्या है? इस 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय योजना का क्या लक्ष्य है? राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय यानी जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति कमा रहा है, उस पर कैपिटा इनकम को 2 गुना करना तथा अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करना। संस्थागत ढांचा की बात करते हैं तो इसके लिए अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है। महिला रोजगार को लेकर सरकार क्या कर रही है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार हेतु प्रारंभिक 10,000 रुपए की सहायता, 10,000 रुपए की सहायता और जिसे व्यवसाय विस्तार के लिए 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, यह सुविधा बिहार सरकार दे रही है। लक्षित वर्ग क्या है बिहार का इससे लेकर सरकार का? तो वर्ष 2023 के जाति आधारित जनगणना सहित या जाति आधारित गणना सहित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हित जो 94 लाख गरीब परिवार हैं, जो 94 लाख गरीब परिवार है, उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं और अतिरिक्त वित्तीय सहायता से जोड़ना ताकि वो लाभ प्राप्त कर सकें और उस श्रेणी से बाहर आ सके। इसके अलावा बाजार विकास की बात करें तो बिहार के स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए हाट और बाजारों का विकास हो, ये इस योजना के भीतर शामिल किया गया है। अगली है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार सरकार लगातार उद्योगों के विकास को लेकर काम कर रही है। तो समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, जिसके अंतर्गत उच्च स्तरीय समितियों की बात करें तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 समितियों का गठन, जिनका उद्देश्य बिहार को पूर्वी भारत का नया औद्योगिक केंद्र, एक टेक हब बनाना और विश्व स्तरीय कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस बनाना ताकि वर्ल्ड लेवल पर यहां लोग काम करने आ सकें। यही बिहार का दूसरा 7 निश्चय है, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। ठीक है, औद्योगिक निवेश अगले 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ के निजी निवेश की बात चल रही है। इसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर बिहार सरकार चल रही है। संस्थागत विकास में तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई निदेशालय तथा स्थानीय उत्पादों के निर्यात हेतु बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की बात कही गई है। चीनी उद्योग का पुनरुद्धार, इसके भीतर जो भी चीजें शामिल हैं उन्हें हम चर्चा में शामिल करेंगे। तो बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की बात इसके भीतर कही गई है। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना, और आप जानते ही हैं बिहार सरकार कई सारे औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजनाएं कर रही है। इन औद्योगिक पार्कों में से कुछ के बारे में हमने चर्चा की है सुबह 9 बजे के लाइव सेशन में और विस्तार से हमने उसे देखा है कि किन औद्योगिक पार्कों, कहां पर ये औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, और हमने और भी बिहार सरकार की कई योजनाओं के बारे में सुबह 9 बजे के लाइव सेशन में चर्चा में शामिल किया है। अगला बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है? कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि रोड मैप क्या है? किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोड मैप 2024 से 29 के क्रियान्वयन में तेजी लाना। मखाना उत्पादन के लिए आप जानते ही राष्ट्रीय स्तर पर मखाना बोर्ड बन गया है। कहां बन गया है? कमेंट सेक्शन में बताइए। मखाना बोर्ड के गठन के बाद उत्पादन एवं प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट मखाना रोड मैप तैयार करना, और इस मखाना रोड मैप को हमने सुबह लाइव वाले सेशन में चर्चा में शामिल किया है। विस्तार से डिटेल में इसको जाना है कि बिहार सरकार क्या करना चाह रही है। श्वेत व नील क्रांति, तो डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर देकर सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन तथा प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना बिहार सरकार ने की है। और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए आप भी, हमने कल ही करंट अपडेट में इसके बारे में चर्चा की है कि क्या, कहां पर हमने दोनों ने इस बारे में डिटेल से चर्चा की थी कि कहां पर मत्स्य पालन संपदा प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन केंद्र स्थापित कर रही है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। और एक हेचरी केंद्र भी बना रही है। हमने देखा हेचरी केंद्र क्या होते हैं, मछलियों के अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को प्रमोट किया जा सके, मछली उत्पादन को बिहार में प्रमोट किया जा सके, इसके लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है।
नवादा वेन में, कमेंट सेक्शन में बताइए कहां पर है ये। सिंचाई, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के संकल्प को बिहार सरकार आगे बढ़ा रही है ताकि कृषि के जो लक्ष्य हैं, कृषि की जो प्रगति है उसे सुनिश्चित किया जा सके। अगला है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। सुधार की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए एक समर्पित उच्च शिक्षा विभाग की गठन की बात इसके भीतर कही गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की बात कही गई है। राज्य के पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जा सके, अपग्रेड करना यह भी इसके भीतर शामिल है। एजुकेशन सिटी, तो राज्य में एक अत्याधुनिक एजुकेशन सिटी के निर्माण की बात चल रही है। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल और एक डिग्री कॉलेज खोलना भी इसके भीतर शामिल है। अगला 7 निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। ध्यान रखें क्या है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, ये 5वां 7 निश्चय है, ये चौथा था, ठीक है। 5वां 7 निश्चय क्या है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अस्पतालों का उन्नयन, स्वास्थ्य है, आप तुरंत समझ जाइए, सुरक्षित जीवन ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करना। तो ध्यान रखें, ब्लॉक स्तर पर क्या हो, ब्लॉक स्तर पर ये विशिष्ट चिकित्सा जिसे हम स्पेशल हॉस्पिटल कहते हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर क्या, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की बात कही गई है। इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बेहतर शिक्षा और इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन करने की बात कही गई है ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो और निजी सेक्टर भी इन्वॉल्व हो, और इस तरीके से राज्य में जो हॉस्पिटल है, राज्य की जो स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित बुनियादी ढांचा है, उसके विकास को ध्यान में रखा जा सके। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार की बात करें तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विशेष प्रोत्साहन राशि देना, इसके भीतर इसे शामिल किया गया है। और सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की बात कही गई है ताकि वो ज्यादा जन भागीदारी अपने सुनिश्चित कर पाए राज्य के संदर्भ में। अगला 7 निश्चय है जिसे 7 निश्चय 6 कहा जा रहा है, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। बेस अगर अच्छा होगा, हमारा मजबूत होगा, तो हम आधुनिक लेवल पर काफी विस्तार कर पाएंगे। शहरीकरण, तो नए आधुनिक नियोजित शहरों यानी जो प्लान्ड सिटीज बनाई जा रही हैं बिहार में, उनके विकास पर ध्यान देना, नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना तथा शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था इसके भीतर शामिल किया गया है। बात करें कनेक्टिविटी की, तो शहरों में सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेसवे, सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन में चौड़ीकरण इसके भीतर शामिल है। सौर ऊर्जा को भी इसके भीतर शामिल किया गया है, जिसमें रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक नागरिकों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना और बिजली की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसके भीतर शामिल है। पर्यटन और संस्कृति को लेकर क्या कहा गया है कि पर्यटन स्थलों को सर्किट के रूप में विकसित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए फिल्म सिटी का निर्माण, यानी अब बिहार में भी होने वाला है फिल्म सिटी का निर्माण। अगला है खेल अवसंरचना, तो पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण करना, सभी जिलों में खेल हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन इसके भीतर शामिल है। अगला 7 निश्चय क्या है हमारा, सबका सम्मान जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। 7वां 7 निश्चय क्या है, सबका सम्मान जीवन आसान, सुशासन, आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुगम बनाना, जिसमें ई गवर्नेंस सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। ना केवल ई गवर्नेंस, जबकि शुरुआती जो 6-7 निश्चय की बात की हमने इसके पहले, उन सभी 6-7 निश्चयों पर काम करने के बाद 7वां ऑटोमेटिक पाया जा सकता है। उन 6 के 6-7 निश्चयों पर अगर आप काम करेंगे तो आप ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, जो हम उसे अपने आप प्राप्त कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बिहार सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं जो बेहद महत्वपूर्ण है उनके बारे में। सबसे पहले बिहार एआई मिशन नवंबर 2025। मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्यप्रणाली क्या है इसकी? यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नई पहल है जिसे नवंबर 2025 में राज्य में डिजिटल बदलाव, कौशल विकास और शासन के लिए कृत्रिम मेधा यानी एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति दी गई थी। मिशन का लक्ष्य क्या रखा गया है, एआई आधारित सेवाओं को बढ़ावा देना, कार्यबल को प्रशिक्षण देना और उद्योगों को एआई प्रौद्योगिकी यानी जो एआई टेक्नोलॉजी है अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बिहार को अग्रणी स्थिति में
लाना है ताकि बिहार में एआई को प्रमोट किया जा सके, लोगों को इसके लेकर प्रशिक्षण दिया जा सके और जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनियां हैं बिहार में काम कर रही हैं उनमें एआई के इस्तेमाल को यहां शामिल करने की बात कही गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025। तो 25-26 वाली जो योजना है उन्हें स्पेसिफिकली हमने शामिल किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। उद्देश्य और पात्रता क्या है इसकी? बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर नियोजनीयता और नेतृत्व विकास और करियर उन्नति के अवसर देने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। करियर में उन्नति लाने के लिए, रोजगार के लिए इसे शुरू किया गया है। यह स्कीम किसके लिए है, यह ध्यान रखिएगा। यह स्कीम 18 से 28 वर्ष के उन युवाओं के लिए है जिन्होंने कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण लिया है। तो कौशल विकास योजना के अंतर्गत अगर किसी युवा ने प्रशिक्षण लिया है जिसकी एज 18 से 28 वर्ष है या उसने कौशल विकास जो योजना है प्रशिक्षण लिया है या प्रमाणित है या जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर है, ये उनके लिए योजना है। ठीक है, तो प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता की बात करें जिसमें वृत्तिका मिलेगी, क्या है? सशुल्क प्रशिक्षण का समय परियोजना और नियोक्ता की जरूरतों के हिसाब से 3 से 12 महीने तक इसमें यह हो सकता है। प्रमाणित की बात करें तो प्रमाणित कौशल विकास पर देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रमाणित है और कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रमाणित नहीं है। ठीक है, कि इन्होंने ये सर्टिफिकेट ग्रहण कर लिया है, इसी के लिए ये अलग अलग है। तो अगर सशुल्क शुल्क देकर करना चाहेंगे प्रशिक्षण तो समय परियोजना और नियोक्ता की जरूरतों के हिसाब से 3 से 12 महीने तक ये हो सकता है। प्रमाणित कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, करने वाले 12वीं पास प्रशिक्षकों के लिए 4,000 रुपए प्रति माह की वृत्तिका इसमें मिलेगी। कोई आईटीआई डिग्री धारक है या डिप्लोमा धारक है तो उसके लिए वृत्तिका कितनी है? 5,000 रुपए प्रति माह। कोई अंतर स्नातक या स्नातकोत्तर प्रशिक्षु है तो उसके लिए हर महीने 6,000 रुपए की वृत्तिका प्रति माह शामिल की गई है। ठीक है, अपने गृह जिले से दूर प्रशिक्षण करने वाले, यानी कोई व्यक्ति है मान लीजिए वो नालंदा का है और वो प्रशिक्षण कर रहा है कहाँ? बेगूसराय में। ठीक है, तो अपने गृह जिले से दूर प्रशिक्षण करने वाला जो प्रशिक्षु है अधिकतम 3 महीने के लिए 2,000 रुपए प्रति माह तथा बिहार के बाहर रहने वाले प्रशिक्षु का 5,000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त वृत्तिका इसे मिलेगी। सभी वृत्तिका और अन्य वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे आपके अकाउंट में आएगा। तो जो लाभार्थी है उस लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ये धनराशि आने वाली है। फायदा है, आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, वृत्तिका भी मिलेगी। ठीक है, अगला है वार्षिक वस्त्र सहायता स्कीम 2020 जो संशोधित करके 2025 तक आ गई है। तो कार्यान्वयन एवं लाभ की बात करें तो श्रम संसाधन विभाग के अधीन कार्यरत बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु इसे संचालित किया गया है। किसके लिए? श्रमिकों के कल्याण के लिए। ठीक है, इसे 2020 में देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2000 संशोधित करके 2025 कर दिया है, इसलिए तो इसे 2020 में निबंधित निर्माण श्रमिकों को वस्त्रों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु शुरू किया गया था, जिसके तहत शुरू में से 2,500 रुपए की सहायता दी जाती थी। वर्ष 2025 में सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5,000 रुपए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं पूछ ना लिया जाए एग्जाम में। अगला है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, अप्रैल 2019 संशोधन करके जून 2025। ठीक है, क्या है इसमें? पात्रता संशोधित की बात करें जो संशोधित लाभ मिल रहा है उसकी बात करें, क्योंकि पहले लाभ कुछ और था फिर बाद में उसे संशोधित कर दिया गया। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सर्वव्यापी पेंशन योजना अप्रैल 2019 से शुरू की गई थी। इसके तहत कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सरकारी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं होने वाले 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। पहले पेंशन की रकम 60 से 79 वर्ष उम्र समूह के लिए थी, कितनी? 400 रुपए, और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कितनी थी? 500 रुपए प्रति माह। ठीक है, अब इसे संशोधित कर दिया गया है जून 2025 में, और क्या कहा गया है कि जो जून 2025 महीने में संशोधित करके मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? अब 1,100 रुपए कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षित सफर सुविधा सितंबर 2024। सुरक्षित सफर सुविधा क्या है? ये योजना किससे संबंधित है? तो यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बिहार पुलिस गृह विभाग द्वारा सितंबर 2024 में इसे शुरू किया गया था। यह पहल महिलाओं को आपात स्थिति में
समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ESS, इमरजेंसी सहायता जिसे कहते हैं रिस्पांस प्रणाली, इसके माध्यम से अपनी यात्राओं को वास्तविक समय रियल टाइम में ट्रैक करने हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए सक्षम बनाती है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसे शुरू किया गया था। स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कब शुरू किया गया था, सितंबर 2024, सितंबर 2024 में। तो ध्यान रखें कि क्यों शुरू किया गया था। महिलाओं को आपात स्थिति में समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के माध्यम से अपनी यात्राओं की, जो भी महिला यात्रा कर रही है उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके, इसके लिए। ठीक है, तेलंगाना और हरियाणा के बाद इस सेवा को लागू करने वाला तीसरा राज्य है बिहार। महिलाएं 112 डायल करके सेवा का लाभ उठा सकती हैं। अगली है योजना किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, जिसे सेग कहा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के बीच लागू हुई। इतिहास और स्वरूप की बात करें तो वर्ष 2011 से 12, इससे 12 जिलों में लागू केंद्र प्रायोजित योजना सबला का नाम वित्तीय वर्ष 2017-18 में बदल दिया गया। ठीक है, और इसे 2017-18 में बदलकर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना सेग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? किशोरी बालिकाओं के लिए योजना सेग कर दिया गया। तो इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो 2011-12 में से 12 जिलों के लिए लागू किया गया था। क्या नाम था? सबला। और बाद में फिर इसे बदल दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, जो सबला है वह केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, आगे इसे केवल 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों के लिए सीमित करते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में लागू कर दिया गया। किशोरी बालिकाओं के लिए, कौन सी बालिकाओं के लिए? 11 से 14 वर्ष की बालिका। कौन सी? जो स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियां हैं उनके लिए सीमित करते हुए राज्य के 38 जिलों में लागू कर दिया गया। 38 जिले हैं बिहार में। अगला है पोषण एवं गैर पोषण मद। इसके भीतर जो पोषण और गैर पोषण मद की बात की जाती है, ध्यान रखिएगा। पोषण में THR के रूप में चावल, अंडा, सोयाबड़ी हेतु 9.50 रुपए प्रतिदिन की दर से 600 कैलोरी एवं 8 से 20 ग्राम प्रोटीन युक्त सामग्री महीने में 25 दिनों के लिए दी जाती है। तो ये किसके लिए है? किशोरी बालिकाओं के लिए है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए है। गैर पोषण की बात करें तो आयरन, फोलिक एसिड संपूर्ण, स्वास्थ्य जांच, जीवन कौशल शिक्षा और औपचारिक शिक्षा तंत्र में इन्हें वापस लाने के लिए गैर पोषण सहायता भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं महिला एवं बाल विकास संबंधित योजनाओं के संदर्भ में। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। महिला एवं बाल विकास के संदर्भ में पहली योजना क्या है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। महिला विकास निगम द्वारा संचालित है। अनैतिक कदाचार और घरेलू हिंसा से पीड़ित जो किशोरी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ खास विशेष योजनाएं हैं। ध्यान रखें। अगली योजना है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत ध्यान रखिएगा 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली जो सामान्य श्रेणी की महिला है और पिछड़ा वर्ग की महिला है, उन छात्राओं को 10,000 रुपए प्रति छात्रा प्रोत्साहन की राशि प्रदान की जाएगी। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, किसे प्रदान की जाएगी? 10वीं यानी 10th की परीक्षा में जिस जो स्टूडेंट है, जो छात्रा है, उसने फर्स्ट डिवीजन में पास किया होगा, जिसने 10th की परीक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली सामान्य श्रेणी, जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग BC सेकंड की छात्राओं को 10,000 रुपए प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, तो गरीब परिवारों की विवाह के समय 5,000 रुपए की आर्थिक मदद, चेक चाहे डिमांड ड्राफ्ट, ये देना तथा बाल विकास को हतोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहले बाल विवाह को इसके अंतर्गत रोका जाएगा। दूसरा, जिस भी महिला, जो गरीब परिवार की जो महिला है या आप कह सकते हैं बालिका है, अगर उसका विवाह हो रहा है तो 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात इसके भीतर कही गई है। माता पिता की वार्षिक आय 60,000 से कम होना आवश्यक है इस योजना को लागू करने के लिए। अगला है अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर क्या कंसेप्ट है, ये भी ध्यान रखते हैं। तो हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अंतर जातीय विवाह करने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए की राशि सावधि जमा प्रमाण पत्र यानी FD के माध्यम से दी जाएगी। तो ये थी किसके संबंध में योजनाएं? महिलाओं के संदर्भ में। अब देखते हैं शिक्षा एवं छात्रवृत्ति संबंधित योजनाओं को। पहली है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी
SC एंड ST, SC एंड ST इनके छात्र छात्राओं को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1,00,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी आप कह सकते हैं सहायता राशि है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बिहार के SC ST कम्युनिटी के लिए। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना, तो मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले SC ST छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि वृत्तिका के रूप में इसे प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावी छात्रवृत्ति योजना, तो इसमें क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेधावी गरीब विद्यार्थी हैं उनको, जिन्होंने मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की हो, 10,000 रुपए की एक मुफ्त स्कॉलरशिप प्रदान करने की बात बिहार सरकार इसमें करती है। अगला है पर्यावरण एवं बागवानी संबंधी योजनाएं। देखते हैं पर्यावरण से संबंधित क्या योजना है। पहली योजना है मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना हरियाली। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उद्यमियों कृषकों के माध्यम से पौधशाला की स्थापना कर अलग अलग प्रजातियों जैसे सागवान, सेमल, गम्हार, महोगनी, नीम, शेषम आदि के उत्तम गुणवत्ता वाले पौधों को तैयार करना। इसके भीतर हरियाली योजना, मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना, ठीक है। दूसरी है हर परिसर हरा परिसर, ठीक है। तो वन विभाग द्वारा विद्यालय, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को मनपसंद पौधे निःशुल्क न्यूनतम 50 अधिकतम 1,000 पौधे उपलब्ध करवाना, ताकि वो अपने परिसर में हरियाली को बढ़ावा दे सके, पेड़ पौधों को लगाएं। तीसरा है कृषि वानिकी योजना। कृषि वानिकी योजना क्या है, तो खेतों मेड़ पर लोकप्रिय पेड़ लगाने के लिए सरकारी नर्सरी से 10 रुपए प्रति पौध की दर से बीज उपलब्ध कराना। यदि किसान पौधों का 50% हिस्सा 3 साल तक सुरक्षित रखते हैं तो उन्हें 60 रुपए प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि 60 रुपए प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है सरकार। ये अपने आप में बड़ी योजना है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के बारे में। देखिए, बागवानी को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री ये योजना चला रहे हैं, ठीक है। मॉडल पौधशालाओं का विकास तथा नए बाग बगीचे, मसाले, औषधि तथा सुगंधित पौधे लगाने हेतु लघु तथा सीमांत किसान की सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चलाने की सरकार ने पेशकश की है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण सूचना को समझते हैं। जैसा कि हमने कहा कि न्यू सेशन सेल शुरू हो गई है, 10 से 13 जून तक के लिए ये सेल है, जिसमें बीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स, बिहार स्पेशल, पीवाईक्यू, करंट अफेयर, प्रीलिम्स, कोई भी कोर्स आप खरीदते हैं 50% तक की इसमें छूट मिलेगी। कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा दृष्टि। सवाल है कहां से खरीदेंगे, तो डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप या फिर 8750187501 पर कॉल करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही जेपीएससी के ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर 50% की छूट है। फाउंडेशन, प्रीलिम्स, स्टूडियो जेएस फाउंडेशन, कुछ भी लेंगे आप तो 8750187501 पर कॉल करके इस 50% छूट की आप लाभ ले सकते हैं, तक की छूट की लाभ ले सकते हैं। दृष्टि कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप से इसे खरीद रहे हैं तो, ठीक है। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा, वहां से भी आप इसे खरीद पाएंगे। अब देखते हैं बिहार में महत्वपूर्ण नवीन ऑपरेशन और अभियान के बारे में। कौन से नए ऑपरेशन चल रहे हैं और अभियान चल रहे हैं? सबसे पहला अभियान है ऑपरेशन सिद्धार्थ। ऑपरेशन सिद्धार्थ लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जानते हैं। तो वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी रचनात्मक या इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को जब प्रदान किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा ऑपरेशन सिद्धार्थ। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन उजाला। मुजफ्फरपुर की कुख्यात रेड लाइट एरिया, इनमें चतुर्भुज स्थान की वेश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं के जीवन में सुधार लाकर उजाला लाना, इसे ही कहा जा रहा है ऑपरेशन उजाला। अगला है ऑपरेशन कोबरा। तो बिहार के माफिया गिरोहों की सफाई के लिए चलाया जा रहा है अभियान, जिसे कहा जा रहा है ऑपरेशन कोबरा। अगला है ऑपरेशन चाणक्य। बाजार में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए ऑपरेशन चाणक्य चलाया जा रहा है। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन टोडरमल। भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाकर भूमिहीन को भूमि वितरित करना, ऑपरेशन टोडरमल। आप जानते ही हैं टोडरमल कौन थे, भूमि सुधारों से संबंधित थे, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन टोडरमल। अगला है ऑपरेशन पैंथर। पैंथर आप जानते ही हैं, है ना। तो पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु डाकू समस्या को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन पैंथर लाया गया है। अगला है
ऑपरेशन दशक, तो राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल जो वर्ग हैं उनकी दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दशक चलाया जा रहा है। ऑपरेशन धनवंतरी, अवैध एवं नकली दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी चलाया जा रहा है। आप नाम से ही इसे क्लिक कर लेंगे, धनवंतरी आप जानते ही वैध थे, है ना। अगला है ऑपरेशन चारा। सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चारा चलाया गया था। ऑपरेशन जगुआर, तो अंग प्रदेश तथा कोशी अंचल क्षेत्र के दियारा से सक्रिय अपराधियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया। ऑपरेशन मुगदल, वनों से पत्थर की तस्करी रोकने हेतु चलाए जाने वाले अभियान को ऑपरेशन मुगदल कहा जाता है। ऑपरेशन कॉम्बिंग, क्या है ऑपरेशन कॉम्बिंग? तो दमारिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया गया। तो ये थे बिहार के सात निश्चय योजना 3.0। महत्वपूर्ण योजनाओं पर हमने चर्चा की और जाना कि कौन से ऑपरेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी हमने समझने की कोशिश की। मिलते हैं संकल्प 72 की अगली वीडियो हिस्ट्री पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।